तो बच्चों आज क्या हम देखने वाले हैं, वर्क डन फॉर रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन आज क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उसे हमें रोटेट करना है, ठीक है ना। इसी चीज़ के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो लेट्स से कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इजंट इट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल रख रहे हैं जिसको मान रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो ये डाइपोल था ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये थीटा 1 एंगल पे था, किसी थीटा 1 एंगल पे था। नाउ अब हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसा दिखने लग गया हमको। माइनस क्यू आपका यहाँ पे आ गया और प्लस क्यू आपका यहाँ पे आ गया, और ये कहाँ से कहाँ तक रोटेट हो गया, थीटा 2 से रोटेट हो गया। पहले ये थीटा 1 था, बाद में ये कहाँ चला गया, थीटा 2 चला गया। तो यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज लिखूँ, लेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इन x direction considering an electric dipole of charge minus q and plus q, rotating the dipole from theta 1 to थीटा 2। अब हमें क्या किया, हमने थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर दिया, ठीक है ना जी। तो इतनी बात हमें लैंग्वेज में पता चल गई। तो बताओ बेटा वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे इसका। पहले तो बताओ टाउ बराबर कितना होगा। टाउ बराबर तुम्हें पता है P क्रॉस ए ई, या बोल सकते हैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही होगा ना। और वर्क डन कैसे निकलता है, फोर्स इनटू। तो आप देखो ध्यान से, जैसे नॉर्मल डायरेक्शन में, जैसे मैं अगर ये रोटेशनल मोशन नहीं होता, नॉर्मल डायरेक्शन में जैसे फोर्स अगर किसी ब्लॉक पे मान लो इस पे फोर्स लगा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होता है, ये फोर्स इंटू क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना बच्चा। यहाँ से यहाँ तक गया तो ये हो गया जितना फोर्स लग रहा है इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ आया, समझ आया। तो जैसे तुम्हारा अगर लीनियर मोशन है तो वहाँ पे सीधा सीधा हो जाता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आया, टॉर्क की वजह से आया ना, इस वाले टॉर्क की वजह से आया। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, फोर्स। अब फोर्स का काम कौन करेगा, टॉर्क करेगा। फोर्स का काम कौन करेगा, तो टॉर्क और इनटू कितना, एंगल जितना। अब जैसे मान लो कि पहले मैं छोटा मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे थोड़ा डिस्प्लेस होगा, तो इसको मान लेता है डी थीटा मान सकते हैं, इसको हमने डी थीटा मान लिया। तो जितना टॉर्क लग रहा है और जितना डी थीटा लग रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं। समझ में आया। बेसिकली ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है, बस नाम बदल गया। नाम क्यों बदला, क्योंकि अब हम रोटेशनल मोशन में ले रहे हैं, मतलब जहां पहले डिस्प्लेस हो रहा था अब वहां पे क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटेट। तो रोटेट हो रहा है, तो जितना रोटेट किसकी वजह से हो रहा है, टाउ की वजह से, और कितना हो रहा है, डी थीटा हो रहा है, इसीलिए टाउ इंटू डी थीटा ले लिया। समझ आया। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से। स्टार्टिंग में कहाँ था, थीटा 1 पे, बाद में कहाँ चला गया, थीटा 2 पे। और तुम्हें अभी पता है टाउ बराबर कितना होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है, क्लियर है। और बेटा अब बताओ मुझे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, ऊपर वाले को, रुको भी नहीं करते, तो मैं इधर लिख देता हूँ नीचे। अगर मैं इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है। अब W बराबर इसका हो गया PE और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है फ्रॉम θ1 से θ2 तक। एंड जब आप इसको नोट करोगे यहाँ पे तो माइनस सामने PE बाहर और यहाँ पे हो गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, या फिर इसको लिख सकते हैं कितना, W बराबर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका हो गया वर्क फॉर दिस केस, तो इसको नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, केस इसमें बनाते हैं। पहला केस बन रहा है केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से फोकस करो कि जब मान लेते हो कि जब तुम्हारा ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और स्टार्टिंग में तुम्हारा जो डाइपोल था उसका भी डायरेक्शन सेम ऐसे था, ये आपका माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, और ये जब इससे आप बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये, अरे एंगल कितना बना रहा है, θ1 आपका 0 हो गया ना बेटा, और θ2 लेट से कितना हो गया, कुछ θ2 हो गया, समझ आया। θ1 कितना है 0, θ2 कितना है कुछ वैल्यू हो गई। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका वर्क डन का, P इंटू ई कॉस θ1, कॉस θ1 की जगह पे क्या रखोगे 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 लिखोगे, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस θ2 को लेट से मान लेते हैं कोई वैल्यू थीटा मान लो इसको, तो ये कितना हो गया कॉस थीटा। तो अगर ये स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल है और इसको आप रोटेट करा रहे हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा वर्क डन का PE 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, समझ आया। केस नंबर 2 ध्यान से देखो, केस नंबर 2, अब कुछ भी करते रहो ना, हमें स्टार्टिंग और इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ एंगल देखना है। केस नंबर 2 मैं बनाता हूँ। केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपका स्टार्टिंग में जो ये था, ये स्टार्टिंग में मान लो किसी एंगल पे था, या लेट्स से कि ये भी 0 पे था, तो मान लो 0 पे था, ये आपका माइनस Q1 है और ये Q2 है। बाद में इसको ऐसा रोटेट किया कि ये अपोजिट हो गया, इधर Q2 आ गया प्लस Q और इधर माइनस Q आ गया, मतलब θ1 की वैल्यू आपकी कितनी है 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 180 डिग्री, यस और नो, है ना। तब आपका वर्क डन कितना लगा, वर्क डन निकालने के लिए क्या लिखते हो, PE कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 की वैल्यू अब में से किसको किसको याद है, -1 होती है, तो यहाँ से W बराबर कितना हो गया PE, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, आंसर कितना आ गया W बराबर 2 इंटू PE, ये आ गया जब आप हॉरिजॉन्टल से पूरा उसको 180 डिग्री से घुमा देते हैं। केस नंबर 3 मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। केस नंबर 3 बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एंगल थीटा था, θ1 की वैल्यू थीटा थी और θ2 आपका हो गया 90 डिग्री, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे मान लेते हैं ये एंगल लेट से कि कुछ एंगल पे था थीटा और बाद में ये ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया 90 पे पहुँच गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्क बराबर PE कॉस थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू किसको इसको आता है, तो W बराबर PE इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। तो हमें केस कितने भी केस बनाते चले जाओ, हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ θ1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ θ2, बस हमें इतना निकालना है। देन वी कैन पुट इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ दैट वर्क डन। ओके, नोट करो। देखो जैसे बोलते थे ना कि वर्क डन है, किसी चीज़ को करने के लिए जितना वर्क डन होता है वही एनर्जी के बराबर होती है, तो जैसे जितना इसको हम रोटेट कराने के लिए जो वर्क डन यूज़ होता है वही इसकी एनर्जी के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि द वर्क डन W इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसीलिए जो यहाँ पे वर्क डन आया था PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये किसके बराबर हो जाएगा PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, सेम यही वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आपको अगर क्वेश्चन में वर्क डन निकालने को मिलता है या फिर आपको स्टोर्ड एनर्जी निकालने को मिलती है, हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। समझ आया? क्योंकि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ। अब देखो क्वेश्चन पहले तो हमें पढ़ना जरूरी है। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, इसको पढ़ना कैसे कैसे पढ़ना, इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो देखना। पूरी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। इस लाइन से हमें ये पता चला कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 2L की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 4 × 10⁻² मीटर। इतनी बात पता चल गई। व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टाउ की वैल्यू दे रखा है इसने 4√3। ये गिवन डेटा है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते टाइम पे ही हमें दिमाग में ये कर लेना है कि कितनी चीज़ें हमको दे रखी हैं और क्या निकालना है। पूछा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू निकालना है, और यू का फॉर्मूला आपका होता था -PE cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये मान के चलेंगे कि हमारा जो डाइपोल है वो वर्टिकल से इस पोजीशन पे आया है। और इसको निकालने के लिए अब हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास P है क्या? अच्छा, P को हम क्या लिख सकते हैं, -Q × 2L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ×E × cos थीटा। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, 2L की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻², Q की वैल्यू भी दे रखी है 8 × 10⁻9 कूलाम। मामला कौन फंसा रहा है, E का फंसा रहा है। E हमारे पास दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। अब हमें ऐसे थॉट प्रोसेस में सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से E लेके आएँ। E का वैल्यू होता है E बराबर PE sin थीटा। अभी हम थोड़ी देर पहले तो पढ़े थे ना, गड़बड़ कर दिया। टाउ बराबर हमने पढ़ा था PE sin थीटा। अब टाउ हमको क्वेश्चन में मिल रखा है, यहाँ से देखो टाउ पता है 4√3, और हमें पता है P की वैल्यू Q × 2L, Q × 2L। E हमें निकालना है और sin थीटा हमको पता है sin 60 डिग्री। क्या यहाँ से मुझे E वैल्यू फाइंड हो सकता है? अरे हाँ या ना? तो यहाँ से E कितना आ गया, 4√3 डिवाइडेड बाई Q × 2L × sin 60 डिग्री, इतना आ गया। अब मैं ले जाके इन सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। देखो -Q × 2L और E की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ सारी, मल्टीप्लाई बाई 4√3 डिवाइडेड बाई Q × 2L और ये sin 60 और ऊपर cos 60। और ये देखो यहाँ से ध्यान से सुनो, Q × और ये किसकी वैल्यू है, ये है U की वैल्यू। Q × 2L, Q × 2L कैंसिल हो गया। U कितना है 4√3 और sin 60 डिवाइड cos 60 बाई sin 60 कितना हो जाएगा, cot 60 डिग्री। और cot 60 का वैल्यू कितना होता है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ पे एक माइनस भी चल रहा है साथ के साथ, 1/√3। तो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हुआ, तो U की वैल्यू कितनी आ गई, -4 जूल। देखो ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है।